सुनना, अभी तक ये तो समझ में आ गया। चलो भैया फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो भी क्या होगा। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको एक टाइम पढ़ना है। टाइम के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें चीजें बताता हूँ, सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल, पहली बात तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है वो कितने दिन के लिए चलती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है वो 28 डेज तक चलती है, 28 डेज। अब इस 28 का मतलब 28 टू 29, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 28 डेज, 28 टू 29 डेज। अब बात ये आती है कि यार भैया चलो ये तो समझ में आ गया कि 28 टू 29 डेज तक चलती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या फेजेस आते हैं, कौन कौन से फेजेस। तो सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट होता है, साइकिल स्टार्ट होती है एग सेल की मैच्योरेशन। याद रखना, एग सेल मैच्योर होना चालू करता है ओवरी के अंदर। अब चुप हो जाओ, अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। एग सेल मैच्योर होना चालू होता है ओवरी के अंदर, दिमाग लगाओ। एग सेल अंदर मैच्योर हुआ, ठीक है, वहां से साइकिल स्टार्ट हो गई और अंदर ही अंदर मैच्योर होने में कुछ टाइम ले लेता है। तो इसका मतलब वो 28 डेज में कैलकुलेट किया जाएगा। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। लगभग 10वें 11वें 12वें दिन पर वो क्या करता है, एक्सेल रिलीज आउट होता है, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा भी टाइम ले सकता है वो, ठीक है, या फिर इससे कम भी ले सकता है, बस ज्यादा ही लेता है, ठीक है, 13-14 दिन तक। तो मान लो 11वें 12वें दिन तक वो एक्सेल क्या होता है, आगे जाके एक्सक्रीट आउट होता है, यहाँ से ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसको 16 से 17वां दिन लग जाता है। तो नया मैंने क्या बोला, उस 16-17वां दिन के बाद तुमसे 20 से 21वें दिन तक, दिमाग लगाना, 20 से 21वें दिन तक क्या होता है, ये फुल्ली मैच्योर्ड रहता है और बोलता है कि भाई अगर स्पर्म है तो फर्टिलाइज होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। 21वें 22वें दिन के बाद, दिमाग लगाना, मैं वो दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, 21वें 22वें दिन के बाद इसको पता लग जाता है कि कोई स्पर्म नहीं आने वाला, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो सिंपल सी बात है कि इसको अब क्या पहुंचाया जाए, आगे पहुंचाया जाए। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद यूट्रस को सिग्नल मिल जाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगले 22वें 23वें दिन से 28वें से 29वें दिन तक क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, जिसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। और जहां पर यूट्रस की वॉल ब्रेक डाउन होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें डेट्स के हिसाब से बताता हूँ। मान लो हमने जो साइकिल स्टार्ट करी वो 1 तारीख से स्टार्ट करी, ऐसे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। 1 तारीख से साइकिल स्टार्ट हुई, ठीक है। 1 तारीख से एक एग सेल जिसको फर्टिलाइज होना है या नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन जो एक एग सेल है वो अपने आप को मैच्योर करना चालू कर देता है। साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, यहाँ से। ओवरी में ही एग सेल, एक मिनट में आ रहा है बस, ठीक है। हाउ मच टाइम कैन स्पर्म लिव इन वुमेन्स बॉडी, 4 to 5 days, 6 to 7 days, ठीक है। तो समझ आया। सबसे पहले 1 तारीख से मतलब 1 तारीख से स्टार्ट हुई साइकिल। 1 तारीख से जो साइकिल स्टार्ट हुई उसकी स्टार्टिंग 10-11 दिन क्या होती है, अंदर ही अंदर वो मैच्योर करता है, ठीक है। मतलब 11 तारीख आ गई है। 1 तारीख से ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक नई साइकिल को स्टार्ट करना है, तो 10वें 11वें दिन तक अंदर ही अंदर एग सेल जो था वो ओवरी के अंदर ही अंदर अपने आप को मैच्योर करना चालू कर देता है। 13 तारीख या 14 तारीख, मतलब 13वें दिन या 14वें दिन, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, वो रिलीज होता है। वैसे ऑलमोस्ट 15वें दिन तक काम चलता है, ठीक है। 13 तारीख या 14 तारीख तक क्या होता है, एग सेल यहाँ से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब में 13 तारीख को 14 तारीख को रिलीज हुआ, तो कम से कम 17 तारीख तक वो यहाँ तक पहुंच पाता है। आया समझाने क्या, ये साइकिल तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तुम्हें टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को कोई समझना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि साइकिल पूरे एक मंथ में कैसे कंप्लीट होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने साइकिल टर्म यूज करा था, ठीक है। सुनना, 17 तारीख तक ये यहाँ पर आ गया। 17 तारीख से 23 तारीख तक या फिर 21 से 22 तारीख तक, लगभग 22 तारीख लगा लो। 17 तारीख से 22 तारीख तक मतलब अगले 5 दिनों तक ये एग सेल एज इट इज बैठा रहेगा और बोलेगा कि अगर स्पर्म को बुलाना है तो बुलाओ, फर्टिलाइजेशन करानी है तो कराओ। अगर मान लो 22 तारीख तक स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगी और आगे का जो साइकिल होगी वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके आपको इसकी जरूरत है ना। लेकिन अगर एग सेल नहीं आया तो 22 तारीख के बाद क्या होगा, वो डिग्रेड होना चालू हो जाएगा और ये जो वॉल है ये भी टूटना चालू हो जाएगी। और लगभग 23 और 24 तारीख से, मतलब अगले 1-2 दिन के अंदर, ये पूरी वॉल ब्रेक डाउन होकर फ्लो करना चालू करेगी। तब तक यहाँ से फ्लो होना चालू हो रहा होगा, तब तक ये अनफर्टिलाइज्ड एग भी क्या होगा, डिग्रेड होने लग जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा और फिर ये सारा लिक्विड के साथ ये भी फ्लो होने चालू हो जाएगा। और लगभग 28 तारीख से 29 तारीख का आ गई। और जब तक तुमको लग रहा है कि 28 से 29 तारीख आ गई है, अब 30 तारीख जब आएगी तब नया साइकिल चलेगी यहाँ से, नहीं, उससे पहले ही एग सेल को इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसने काम चालू कर दिया है। मतलब ये कि अगली 28 और 29 तारीख तक जब आया है ना, उसके बाद नई साइकिल स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। उसके जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चालू हो जाता है ना, तभी नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे यहाँ पे सिग्नल पहुंचा कि अब ये फर्टिलाइज नहीं होगा और ये दीवार जैसे स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुई है, जैसे दीवार स्टार्ट होती है ब्रेक डाउन होना,
तभी की तभी यहाँ से जो होती है वो लीनिंग क्या होने लग जाती है, यहाँ पे एक नया एक्सेल तैयार होना चालू हो जाता है। जब ये पूरी तरह से फ्लो कर जाता है तब तक 10-11 तारीख आ चुकी होती है इस वाले साइकिल की, तो वो अपना चालू कर देता है काम। मतलब एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है तब तक दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये था टाइम फ्रेम। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब सुनना जरा ध्यान से। अब बात आती है जो मैं पहले बता रहा था कि अगर एक्सेल ऐसे फर्टिलाइजेशन होती तो क्या होगा। ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, उसको भी छोड़ो भी। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ तक बताओ। मैंने पूरा टाइम फ्रेम बता दिया। अब मुझे सिर्फ एक टॉपिक बताना है, दैट इज क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको कुछ टर्म्स पढ़ने, और यहाँ तक अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सिंपल सा बोल रहा हूँ कि तुम्हारे टीचर्स को भी नहीं आते सही से, इतना गारंटेड बोल रहा हूँ मैं। उनमें से एक चैप्टर ये है, ये तो चलो आता भी है, 9th चैप्टर हो गया, 10th चैप्टर हो गया, ऐसे चैप्टर तुम्हारे 4th चैप्टर हो गया। तो मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, वो टीचर पर मतलब मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी गारंटीड है तुम्हारे टीचर वो स्किप कराते क्योंकि वो क्या करते हैं, वो दिमाग नहीं लगाना चाहते इतना सारा कैसे क्यों पढ़ाना है, बच्चों को छोटे में खत्म करो, और फिर वो पेपर में आ जाता है। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं पूछना किसी को, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। अब दिमाग लगाओ जरा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि यार भैया फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो दोनों कैसे समझ में आ गए। अब अगला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या था? पहली बात ये अगली क्लास क्या होगी, अगली क्लास के बारे में बात करेंगे। पहले मैं तो सुबह मॉर्निंग के टाइम के बैच की बात करूँ, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टाइम कम है तो इसे सुनना, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है, नाम से समझ में आ रहा है, वैसे सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है। रिप्रोडक्टिवली जो बॉडी की हेल्थ होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली बॉडी की हेल्थ का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है या फिर उस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक के अंदर यही आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना जरूरी क्यों है। पहली बात तो हम पढ़ते क्या क्या इसके अंदर, तो हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं डिजीज, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा डिजीज पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम ऐसी चीजें जिनसे प्रेगनेंसी को लीड करने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन यही आता है बच्चों का, क्या प्रेगनेंसी से लीड करना क्यों रोकना है? तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रेगनेंसी को इसलिए ब्लॉक किया जाना चाहिए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। आया समझाने क्या बोला? पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अवर सोसाइटी। तुम्हें पता है अच्छी तरह, एसएसटी तुम अच्छी तरह पढ़ते हो। एसएसटी में तुम्हारा एक टॉपिक भी है, जहां तक मुझे याद है मैंने पढ़ा था। आया समझ मैंने क्या बोला? तो इसलिए पॉपुलेशन क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों भाई? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इसीलिए क्या हो रही है, ये सारी चीजें करती है। कई सारी गवर्नमेंट्स भी ये सारी पॉलिसीज लाती रहती हैं जिसकी वजह से क्या हो, पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया जा सके। जैसे कि चाइना लेकर आई थी वन चाइल्ड पॉलिसी। इंडिया में भी कई स्टेट्स में, इंडिया ऑल ओवर द इंडिया के लिए आज तक नहीं आई है, लेकिन इंडिया में कई स्टेट्स के लिए पॉलिसी आ चुकी है। जैसे कि अभी रिसेंटली कि पता नहीं उड़ीसा, पता नहीं कौन से स्टेट में चल भी रही है ना, मध्य प्रदेश में शायद, लेकिन उससे पहले मेघालय, अब असम साइड, पता नहीं कहाँ पर। 2 चाइल्ड पॉलिसी, चाइल्ड पॉलिसी बोल रहा हूँ, वन चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो ये पॉलिसीज आती रहती है, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ सर, वन चाइल्ड 2 चाइल्ड की बात नहीं कर रहा। मैंने चाइना का नाम इसलिए अलग से लिया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। सुनो ध्यान से, समझ रहा है? तो अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरह की पॉलिसीज लाती रहती है और जो बोलती रहती है कि इस तरीके से मेंटेन है। लेकिन हमारे इंडिया में जो कॉमनली चलता है, दैट इज 5 क्या नाम है, फैमिली प्लानिंग, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली वगैरह वगैरह, ऐसी कई सारी बकवास, ठीक है, काम की चीजें ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझना है मैंने क्या बोला? तो हमारी सोसाइटी हमारी मतलब इस तरीके से काम करती है, पॉपुलेशन का इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी चीज की, कि एक और चीज है, एक और चीज के लिए हमें दिक्कत होती है, दैट इज फीमेल फर्टिसाइड। वैसे हमने पढ़ लिया पहले, तो जिसका नाम मैंने बताया था एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसीलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है डिजीज की, कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जो बहुत ज्यादा होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है, और उस वर्ड का नाम है एसटीडी। एसटीडी की फुल फॉर्म आती है, और एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब क्या है कि देखो, तुम्हें पानी की वजह से भी बीमारी होती है, गंदा पानी पी लोगे तो बीमारी हो जाएगी, जैसे टाइफाइड और कॉलेरा। गंदी हवा अगर इनहेल कर लोगे तो भी तुम्हें बीमारी हो जाएगी, जैसे कि कफ और कोल्ड वगैरह, कोरोना वगैरह, ठीक है। अगर तुम गंदा खाना खा लोगे तब भी टाइफाइड और कोलेरा जैसी बीमारी होगी, है कि नहीं? वैसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या है कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से अगर किसी को कोई डिजीज है वो ट्रांसफर होती है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, तो उसको कहते हैं एसटीडी या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तुम्हारे को बॉडी में नॉर्मली वायरस भी अटैक करता है, फंजाई भी अटैक करता है, बैक्टीरिया भी अटैक करता है। तो वैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी वायरस की वजह से भी होती है और बैक्टीरिया की वजह से भी होती है। तो तुम्हें नाम याद रखने हैं, वायरस की वजह से कौन सी होती है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी होती है।
वायरस की वजह से होने वाली एसटीडी है HIV एड्स, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, वार्ड्स, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एसटीडी है गोनोरोइया, बीमारी का नाम है ये गोनोरोइया, और एक है सिफिलिस, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली कौन सी है, गोनोरिया और सिफिलिस। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है भैया। इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो देखो पहली बात तो हम इन सब डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम मेनली HIV एड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी जो मैं जो चीजें बताने वाला हूँ इन सब के लिए अप्लाई की जा सकती है। पहली चीज है अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ कंटामिनेटेड पर्सन। अगर मान लो किसी को पहले से पता है कि इसको HIV एड्स है तो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट नहीं करना है। दूसरी बात, मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, रीजन क्योंकि जब मल्टीपल पार्टनर होता है तो ट्रेस करना दिक्कत मुश्किल होता है कि उस बंदे को किसको क्या नाम है एसटीडी थी या फिर नहीं थी, तो ये कांटेक्ट करना मुश्किल होता है। और इस चैप्टर में हम जो टेक्निक्स पढ़ने वाले वो सारी टेक्निक्स, अब वो सारी टेक्निक्स क्या क्या है वो हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले HIV एड्स के लिए तुम्हें पता है HIV एड्स के लिए अलग से, क्योंकि HIV एड्स बहुत ज्यादा दिक्कत करती है बीमारी में, तो शायद पहले ही बता रखा होगा कि HIV एक ऐसी डिजीज है जिसमें HIV की वजह, अगर मान लो किसी बंदे को HIV एड्स है तो उस बंदे की डेथ HIV एड्स की वजह से कम होती है, जबकि उसकी डेथ किसी एक्स्ट्रा बीमारी की वजह से ज्यादा होती है। मतलब क्या इस बात का, मान लो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को HIV एड्स है, ठीक है, तो होता पता है क्या है, HIV एड्स जब होता है ना किसी बंदे को तो उसको HIV एड्स से ज्यादा दिक्कत होती है किसी और बीमारी से, क्योंकि वो हमारी बॉडी को खत्म कर देती है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया हमेशा रहता है, मैं जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, E. coli उस बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, नाम है उसका, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कौन जो मैं बता रहा हूँ ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये HIV एड्स काम कैसे करता है, अटैक कैसे करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है E. coli जो हमको डायरिया कॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें क्या हमेशा डायरिया होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता। लेकिन अगर किसी बंदे को HIV एड्स है तो उसको हर 2 दिन बाद बीमारी हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरिया हर 2 दिन बाद हो जाता है। रीजन क्या है इस बात का? रीजन ये है कि जब आपको HIV एड्स नहीं है ना तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो E. coli को बोलता चुपचाप बैठा रहे नीचे, हड्डियां तोड़ दूंगा वरना तेरी, तो वो डायरिया कॉज नहीं कर पाता, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी को HIV एड्स होता है तो बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं बचती कि वो उसको डांट सके, और जीत कौन जाता है फिर? E. coli जीत जाता है, कहता आप तू बैठ जा नीचे, आया समझे मैंने क्या बोला, तो जीत जाता है। अब बीमारी किस क्या हो रही है तुम्हें? अब तुम्हें बीमारी HIV एड्स की वजह से नहीं हुई है, तुम्हें दिक्कत हुई है उस कोलाई की वजह से, E. coli बैक्टीरिया की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें मारेगा कौन? पहले E. coli वाला बैक्टीरिया मारेगा। ये तो एक एग्जांपल हुआ, लेकिन ऐसे कितने सारे बैक्टीरिया तुम पर अटैक करने लग जाएंगे क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। आया समझ मैंने क्या बोला? इसलिए ज्यादा दिक्कत होती है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? आगे चलो, दूसरी बात मैं बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा वो निकाल दिया, क्योंकि उस टाइम पे मतलब अब तो थोड़ा और ज्यादा वो आ गई है, लेकिन अभी भी लोग क्या करते हैं जिसको HIV जैसे ये वाली बीमारी लोग इसलिए रिवील भी नहीं करते, लेकिन जिसको HIV एड्स होता है उसको दूर कर दे कि यार तुम दूर रहे। तो मतलब पूरा वो निकाला गया था कि नहीं भाई ये बीमारी टच से नहीं फैलती, आप किसी से बैठे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, नाच रहे हो, ठीक है, ये बीमारी नहीं फैलती है। लेकिन हाँ अगर बॉडी फ्लूइड अगर मिक्स हो जाता है तो बहुत बीमारी फैल सकती है। और दूसरी सबसे दिक्कत बड़ी क्या है गांव वगैरह में, तो उसमें क्या होता है मान लो किसी बच्चे को इन्फेक्टेड है, उसमें से निडल लगाई और वही निडल किसी और को लगा दी, तो वो क्योंकि डिस्पोज तो करते नहीं है, ठीक है, इस वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये बीमारी तब भी फैल सकती है, समझा? मतलब बॉडी फ्लूइड मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो वापिस आते हैं। अब बात आती है कि भैया ये सारी चीजें वो रोका कैसे जा सकता है। तो हमको 2 चीजें रोकनी है, एक तो STD को रोकना है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैले ना किसी एक बंदे से दूसरे बंदे में, ये रोकना है हमें। दूसरी चीज हमें ये रोकनी है कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो क्या क्या तरीके, तो मतलब हमें एक साथ 2 चीजों को काउंटर करना है। तो अब हम वो सारी टेक्निक पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू डिजीज को और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर किया जाता है। आया समझ मैंने क्या बोला? सबसे पहला नंबर 1 यूज ऑफ, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ यहाँ पे लिखा, ठीक है। सबसे पहला है यूज ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि बॉडी फ्लूइड मिक्स नहीं होता। बॉडी फ्लूइड अगर मिक्स नहीं होता, देखो पहली बात तो याद रखना कॉन्डम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है, दोनों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात इससे क्या होता है? बॉडी फ्लूइड मिक्स नहीं होता। मैंने अभी भी बताया कि अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि बॉडी फ्लूइड मिक्स नहीं होना चाहिए, और ये क्या करता है? ये बॉडी फ्लूइड को मिक्स नहीं होने देता। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट और बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू क्या करता है, जिसके थ्रू ये काम होता है। दूसरा इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि प्रिवेसी देता है कपल्स को, मतलब जो भी क्या नाम है कपल्स हैं मेल और फीमेल, उनको प्रिवेसी देता है, क्योंकि इसके अंदर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ना ही डॉक्टर की, ना ही किसी मेडिकल स्टाफ की।
पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपलेस्ट समझ में आ रहा है। एक बात और याद रखना, हम जो भी तरीके पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट तरीका है, ये बात दिमाग में रखना। मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बिल्कुल, जैसे मान लो यूज ऑफ कॉन्डम, मैंने बोला कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एक्सेल, ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये आ गई कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हो सकती इससे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड मिक्स ही नहीं होगा, तो ना ही फर्टिलाइजेशन होगी, ना ही कोई बीमारी ट्रांसफर होगी। लेकिन ये 100% नहीं कि ऐसा ही होगा, कभी कभी दिक्कत भी होती है, और हर एक टेक्निक में अबनॉर्मेलिटी तो होती है ना यार, तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो इसी चीज के होते हैं। दूसरी चीज दिमाग में समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरी चीज होती है यूज ऑफ पिल्स, दवाइयाँ। कई सारी मेडिसिन ऐसी आती है जो पिल्स होती है, जो क्या करती है, सप्रेस करती है। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक्सेल रिलीज होता है तो वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ता है, ये याद है ना तुम्हें? जब फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ता है तो वहाँ पे कई सारे हार्मोन्स काम करते हैं, तो यहाँ पर भी यही हार्मोन्स काम करते हैं। तो वो पता है वो क्या करते हैं, उल्टे वाले हार्मोन्स है, वो क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं एक्सेल को। वो बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्पर्म नहीं आया, ठीक है, तो उसको सप्रेस करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सप्रेस्ड ही रहता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। या फिर उसको जल्दी से मैच्योर कर देते हैं, जल्दी से मैच्योर कर देगा अगर स्पर्म आ भी गया तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। आया समझ मैंने क्या बोला? या फिर तुमने सुना होगा कई सारी ऐसी वो होती है जो क्या करती है, तो मतलब प्रेगनेंसी को वो करती है, ब्लॉक करने लग जाती है, तो ये वही वाली पिल्स वगैरह है, ठीक है। सबसे कॉमनली जो बोला जाता है वो पिल्स बोला जाता है। समझ में क्या कह रहा हूँ? दूसरा फिर और भी तरीके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वो क्या नाम है, इंजेक्शन के थ्रू दे दो, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन अभी हम पिल्स की बात करते हैं, जो क्या करते हैं आपको, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल को लगता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, होने वाली है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इन पिल्स वगैरह का यूज किया जाता है, जिससे वो हार्मोन डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। समझाया मैंने क्या? लेकिन सिंपल सा लॉजिक है यार, तुम खुद सोचो, तुम हार्मोन्स के साथ वो कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो बॉडी में, तो वो क्या होगा, अब उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? पक्का समझा रहा है क्या कह रहा हूँ? आगे सुनना जरा ध्यान से, देखिए मैं एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ, मुझे कुछ एक दो पॉइंट याद नहीं आ रहे। अगर किसी को कुछ पूछना तो यहाँ तक पूछो पहले, ठीक है। इसका एक परमानेंट तरीका है, परमानेंट तरीका तो खैर मैं बताऊंगा भी एक साथ, लेकिन यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो पूछो पहले। दूसरा वाला आवाज बता दो। यूज ऑफ पिल्स यार, भैया दवाइयों से, एक सेकंड, दवाइयों से क्या होता है कि वो ना हार्मोन्स डिस्टर्ब कर देता है। हार्मोन्स की डिसबैलेंस से क्या होता है कि सिग्नल ये जाता है, देखो कोई भी एक्सेल रिलीज होता है, मैच्योर होता है और फिर डिग्रेड होता है, ये सारा हार्मोन संभालते हैं। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, बस यही तो बात है। पूछ भैया, पिल से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी कोई असर पड़ता, मतलब रुक सकता है हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल? रुक नहीं सकता, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो अपने आप ही वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से, तुम्हारे पास लास्ट पैराग्राफ में होगा, द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू अ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी ऑफ द माइंड ऑफ द फीमेल, ठीक है। हाँ ये वाला पॉइंट्स थे, ठीक है। तो कह रहा है सिंपल सा लॉजिक, क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि अगर फीमेल बॉडी में अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसको बेबी कंसीव करना पड़ेगा, और बेबी कंसीव करना कोई छोटा काम नहीं है, बॉडी, मदर की बॉडी पर भी असर पड़ता है, ब्रेन पर भी असर पड़ता है और मनी पर भी पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे मैंने क्या बोला, इसीलिए क्या करते हैं, दिक्कत पैदा करता है। वह पिल्स लेना डेंजरस होगा क्योंकि वो हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है, डेंजरस तो नहीं हाँ, लेकिन वो दिक्कत करता है। इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल। मेनोपॉज, देखो दो तीन वर्ड है, मेनोपॉज, मेनोआर्क, दूसरा वर्ड था अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारे टर्म्स में बताऊंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं एनसीईआरटी शेयर करते हैं, मैं जल्दी बता पाऊंगा ताकि, ठीक है। सुनना, ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाला यहाँ पे कर्सर है मेरा, ठीक है, द सेक्सुअल एक्ट वाला, ठीक है। उसका सुनना अगली लाइन, चैट में मत डालो अब। हर हेल्थ विल एडवर्सली इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इसको कैसे रोका जाता है, कंट्रासेप्टिव मेथड से। कंट्रासेप्टिव मेथड की अलग अलग कैटेगरीज, इसमें सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर छोड़ दो अभी, ये मैकेनिकल बैरियर के अंदर यूज ऑफ कॉन्डम आ गया, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया पिल्स वगैरह यूज की जाती है। एक और चीज है वो यहाँ पे लिखी होगी, कॉपर टी, वो मैं बताऊंगा अभी कॉपर टी के बारे में, ठीक है। और फिर आता है परमानेंट तरीके, लेकिन इसकी में कुछ और अगर लिखा हुआ है तो मैं इसके लिए देख रहा था यार ये, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, सुना, ठीक है। तो तुम्हें दो चीजें समझ में आ गई, यूज ऑफ कॉन्डम और यूज ऑफ पिल्स वगैरह, ठीक है। एक और तरीका है, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, लेकिन इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, यूज ऑफ कॉपर टी, यूज ऑफ कॉपर टी। अब देखो ये कॉपर टी होता है, पहली बात तो कॉपर टी टी शेप का होता है,
इसीलिए इसका नाम प्रॉपर टी रखा, उसके पीछे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। टी शेप का होता है इसलिए इसका नाम टी रखा गया, और कॉपर इसलिए रखा गया क्योंकि कॉपर का बना हुआ होता है। कॉपर का क्यों बना होता है, सुनना इसका होता क्या है पहली बात तो ये कॉपर टी जो शेप टी शेप का होता है ना, कॉपर से बना हुआ जो टी शेप का होता है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में रख दिया जाता है। तुम्हें याद होगा हमने एक सर्विक्स जगह पढ़ी थी, सर्विक्स यूट्रस से नीचे, तो यूट्रस से नीचे जो सर्विक्स होता है उसको वहां पर प्लेस कर दिया जाता है। ऑब्वियसली ऐसा अगर प्लेस हो रहा है बॉडी में तो डॉक्टर नहीं कर पाएगा, ये तो एक्सपर्ट डॉक्टर करता है। दूसरी बात ये करता क्या है, ये करता ये है कि ये लगातार ना कॉन्स्टेंटली कॉपर आयंस रिलीज करता है। तो अगर कोई स्पर्म वहां पर जाता है तो स्पर्म पे क्या करता है, अटैक करता है और उसको या तो मार देगा या तो उसकी मोबिलिटी खत्म कर देगा। मोबिलिटी से खत्म करने का मतलब क्या है कि वो जहां तक पहुंचना चाहिए था उससे पहले ही पहुंचते पहुंचते मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आया समझ में? मैंने क्या बोला, वही बात आ गई कि क्या 100% चांसेस वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं, 100% चांसेस वाला नहीं है। रीजन क्योंकि तुम्हें सिंपल सा लॉजिक पता है ना यार इस बात का, तो क्योंकि अगर 100% अगर फुल प्रूफ होता तो फिर तो बढ़िया रहता, लेकिन कुछ स्पर्म्स तो बच, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ तो बच जाएंगे ना, और मान लो जो बचे उन्होंने ही फर्टिलाइज कर दिया एक्सेल, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी परमानेंट तरीका नहीं है और फुल्ली 100% सिक्योर्ड तरीका नहीं है। आया समझ में? लेकिन हाँ तरीका तो है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तुम्हें 3 तरीके समझ में आ गए होंगे। अब आता है चौथा तरीका, डेट इज मैकेनिकल सर्जिकल तरीका, और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। लेकिन ये बिल्कुल सर्जिकल तरीका तो ऑब्वियसली बॉडी को कट करके कराया जाता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करता है, लेकिन ये 100% सिक्योर तरीका है। इसमें क्या किया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 वर्ड है यहाँ पर, और ये जो 2 वर्ड अगर समझ में आ गए ना भाई साहब तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, और चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। सुनो, एक वर्ड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक वर्ड है ट्यूबेक्टोमी और एक वर्ड है वेसेक्टोमी, ठीक है। एक वर्ड है ट्यूबेक्टोमी और एक वर्ड है वेसेक्टोमी। पहले हम बात करते हैं वेसेक्टोमी के बारे में, इधर वाले के बारे में। सुनना, तुम्हें याद होगा जब फीमेल, 10 मिनट बचे, तुम्हें याद होगा जब मेल बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स बनते थे, ठीक है, जब मेल बॉडी के अंदर जब सेक्स सेल्स बनते थे तो वो एक पाइप के थ्रू ट्रांसफर होते थे। उस पाइप का नाम क्या था? उस पाइप का नाम था वासा डेफरेंस। उस पाइप का नाम क्या था? वासा डेफरेंस। सुनो अब करा क्या जाता है, स्क्रोटम में सेक्स सेल्स बने, स्पर्म बना, वो ट्रांसफर किया जाएगा वापस बॉडी के अंदर, और एक पाइप वहां पर काम करेगी जिसका नाम है वासा डेफरेंस। मान लो ये पाइप है, अगर मैं इस पाइप को कट करके इसको टाई कर दूं तो जितने मर्जी स्पर्म्स प्रोड्यूस हो, तो क्या नाम है, स्क्रोटम में, वो कभी भी ट्रांसफर हो पाएंगे पीनस तक? नहीं हो पाएंगे। और अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे तो एक्सक्रीट आउट भी नहीं होंगे, और जब एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे तो फीमेल बॉडी में कभी इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकते। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम वहां पे क्या करते हैं, उस ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। तो जितने भी, अब बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भैया जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रही है उनका क्या होगा? कुछ नहीं, वो वहीं पे सेल है, वो सेल वहीं पे मरते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आया मैंने क्या बोला? बॉडी पे कुछ असर पड़ता है? नहीं, बॉडी पे ज्यादा इतना कुछ असर नहीं पड़ता जिसको कंसीडर किया जाए, ऐसा कुछ असर नहीं पड़ता। समझ में आया? वो वहीं पे मरते वहीं पे खत्म होते। लेकिन ये परमानेंट तरीका कि जब सेक्स सेल्स आएंगे ही नहीं तो रिलीज कहाँ से होंगे, और रिलीज ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन की तो बात ही मिनिमम हो गई। लेकिन एसटीडी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो तो हो रहा है ना, एनाफाइटिस वगैरह तो हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से दिक्कत होती है ऐसा। लेकिन प्रेगनेंसी में लीड नहीं होगा, ये पक्का है। ये किया जाता है मेल में। इसी चीज को हिंदी भाषा में नसबंदी बोला जाता है। आया समझ में क्या बोला? और तुम्हें पता होना चाहिए 1970s में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस टाइम बहुत ज्यादा तरीके से नसबंदी की जाती थी। और तुम्हें पता है उस टाइम इसको करने के बदले कुछ दिया भी जाता था, रेडियो, साइकिल, ये सारी चीजें उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी भाई। ये रेडियो और साइकिल दी जाती थी, लेकिन कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी क्योंकि कई सारे मेडिकल स्टाफ जो प्रोफेशनल्स थे वो नहीं होते थे, वो छोला छाप होते थे, हमारे बंगाली डॉक्टर। बोल मत देना। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो इस वजह से सब काम चलता था, ठीक है। आगे सुनो, अगर यही काम मेरे को फीमेल में करना है तो मैं कौन सा तरीका यूज करूंगा? तो तरीका आएगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या कहता है? फैलोपियन ट्यूब याद है, एक्सेल रिलीज होता है, एक्सेल रिलीज होने के बाद कहाँ पे जाता है? ट्यूबेक्टोमी के पास, वो ट्यूब फैलोपियन ट्यूब के पास जाता है। मैं फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दूं तो फैलोपियन ट्यूब से आगे यूट्रस तक जा पाएगा? नहीं। और स्पर्म तो उसी रास्ते से आ रहा है तो स्पर्म से कांटेक्ट में आएगा? नहीं, तो वो वहीं पर रहेगा, खत्म हो गई बात। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो जब एक्सेल होगा ही नहीं तो फर्टिलाइज, अगर स्पर्म आ भी जाएगा तो फर्टिलाइज किसको करेगा? आजा भाई। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये सबसे बेस्ट तरीका है किस चीज को रोकने का? ये सबसे बेस्ट तरीका है क्या नाम है, प्रेगनेंसी को रोकने का और पॉपुलेशन कंट्रोल करने का।
आया समझने की, लेकिन ऑब्वियसली बात इसके अंदर दिक्कत क्या है कि सर्जिकल मेथड है, ये सर्जिकल मेथड है, नाम टॉपिक इसका यही था सर्जिकल मेथड, ये मैकेनिकल था, ये केमिकल था, ठीक है, और जब मैं जो बता रहा हूँ सर्जिकल है, ठीक है। केमिकल बैरियर, बैरियर बोलते हैं इसको, मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं इसको, केमिकल बैरियर बोलते हैं, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ वो सर्जिकल बैरियर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में लीड नहीं होगा ये पक्का है, आया समझ, लेकिन डेथ हो सकती है, डेथ का मतलब बॉडी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो यार कट करके बॉडी को किया जाता है। आया समझ, मैंने क्या बोला, चैप्टर खत्म, पैसा हजम। दूसरी चीज ये कि मेरे को 2 टर्म बताने हैं, एक टर्म है अम्बिलिकल कॉर्ड। सुनो, मैंने प्लासेंटा बताया था, प्लासेंटा में अभी पहले होमवर्क सुन लो, होमवर्क ये है कि अगली क्लास में तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है, याद रखना है इस बात को। अगली क्लास का होमवर्क ये है, दिमाग लगाना, कि यहाँ पर तक जो भी पढ़ाई यहाँ तक के डाउट और एनसीईआरटी के टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्लास में पहले सेशन में यही होगा काम, ठीक है। जिसने नहीं करा होगा ना फिर जाएगा मेरे हाथ से। दूसरी चीज सुनना, मैं क्या बताता था, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो मैं याद होगा प्लासेंटा था, प्लासेंटा जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो वही अम्बिलिकल कॉर्ड है, मैंने साफ साफ बोली थी बात, लेकिन मैंने जल्दी बोल दी थी, शायद समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लासेंटा को ही अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है, और जो हमारी जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभि, ठीक है, वहां से अटैच होता है, उसको कट करके हटा दिया जाता है, समझा। और उसी में मैंने तुम्हें याद होगा बताया था स्टेम सेल्स होते हैं जो आजकल स्टोर भी किए जाते हैं, ठीक है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर भी कर लिया जाता है लंबे समय तक, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी ग्रो करा सकते हैं। आया समझ, मैंने क्या बोला। उसके 2 टर्म अभी भी पूछे थे, मैन आर्क और मेनोपॉज। सुना, MENARCH, MENARCH, ये वो टाइम है जहां से फीमेल में एग सेल प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, मतलब प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी को बोला था मेनार्क। दूसरा वर्ड है मेनोपॉज, MENOPAUS, तो ये वो एज है जहां पे एग सेल प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, मतलब 45 इयर्स या फिर 50 इयर्स की एज ऑफ फीमेल। मेल में ऐसा कुछ नहीं होता, फीमेल और फीमेल, तो एक्स जहाँ से प्रोड्यूस होना चालू करते हैं, मेनार्क जहाँ पे बंद होते हैं मेनोपॉज। भाई हमारी नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी क्या नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं भैया इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, 2 मिनट रुक जा, क्यों भाई हमारी नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, नाभि 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 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ से वो सब कुछ बॉडी में, बेबी के बॉडी में ट्रांसफर होता है। भाई बार अम्बिलिकल कॉर्ड की वो बता दो इसमें। एक सेकंड रुक जाओ, पहली बात तो जोना प्लेसिडा की स्पेलिंग गलत है और ये बिल्कुल अलग है, ये एक लेयर का नाम है, एग सेल की, एग सेल की लेयर का नाम है, फर्टिलाइजेशन होती है, छोड़ दे इसको तो। ट्यूबेक्टोमी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई असर नहीं डालती, वैसेक्टोमी कोई भी असर नहीं डालती। याद करने का तरीका बता देता हूँ, वासा डिफरेंस था, मेल्स में वासा डिफरेंस, तो वहां से निकल कर आया वैसेक्टोमी, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब थी, जो ट्यूब से निकल कर आया ट्यूबेक्टोमी। याद करने का तरीका है, ठीक है, आगे सुनना। एमोलाइटिक फ्लूइड फीटस को सपोर्ट करता है, हाँ, तभी तो उसी से पता लगता है कि मेल होगा फीमेल होगा, एमोलाइटिक फ्लूइड नहीं होता, और एमनियोसेंटिक फ्लूइड होता है वो, ठीक है। और प्रोसेस का नाम है एमनियोसेंटेसिस। वह डिलीवर होने के बाद भी बेबी को अगर कोल्ड होता है तो मदर को भी क्यों, ये ऐसा कुछ नहीं है, मदर की बॉडी हीट रहती है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर मदर की बॉडी में है तो वो हो सकता है, बेबी को होगा तो मदर को भी होगा, मदर को होगा तो बेबी को भी होगा। बॉर्न होने के कुछ टाइम बाद तक वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता ऐसा कुछ, दोनों में अलग केस है, ठीक है। चलो भैया एमनियोसेंटिक बता दो दोबारा। एमनियोसेंटिक कुछ नहीं है, जब मैं एक्स्ट्रा वर्ड बताता हूँ वो तेरे को पूछने होते हैं, जो सिलेबस का वो तू पूछती नहीं है, क्या पता नहीं दिमाग है तेरा सोनिया, जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोलूँ वो तेरे को समझना होता है। एमनियोसेंटेसिस मैं 50 बार बोल चुका हूँ, इट इज अ फ्लूइड इन फीमेल बॉडी विद बेबी। उस फ्लूइड से पता लगता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, लेकिन इसको ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इससे फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज्यादा होता था, फीमेल्स को मार दिया जाता था। इसी को कहते हैं, ये इस साल का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को ब्लॉक क्यों किया गया है, क्योंकि वो फीमेल फर्टिसाइड को ब्लॉक मार दिया जाता है, फीमेल फर्टिसाइड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। जब एक्स्ट्रा चीज जब बताता हूं हमें इस क्वेश्चन में ये फ्लूइड का, जब मैं एक्स्ट्रा कोई टॉपिक बताता हूँ तो मैं बोल देता हूँ एक्स्ट्रा ही है, और साथ साथ में उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि वो एक बार में खत्म हो जाए, ठीक है। अगर नहीं सुना तुमने तो पीछे जाके वीडियो में देखा करो, पूछा मत करो, ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है कि नहीं, ये तुम्हारी दिक्कत है, मैं तो अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ ना यार, बोल जल्दी बोल। भैया हमें उस क्वेश्चन में ये इस फ्लूइड का नाम भी इंक्लूड करना पड़ेगा? नहीं, अगर याद रहेगा तो याद लिख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। वायरस की होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया की होने वाली बीमारी याद रखना, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस का नाम है, एमनियोसेंटिक टीआईसी हो जाएगा तो फ्लूइड का नाम है, एमनियोसेंटिक फ्लूइड या फिर एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। चलो हार्मोन्स वगैरह मैंने पढ़ा नहीं है भैया, ट्यूबेक्टोमी करता है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं फर्टिलाइजेशन के रेडी होने के लिए, वहां से हार्मोन्स, हाँ वो
ओवरी और फीमेल बॉडी और प्लासेंटा वगैरह रिलीज करता है, प्लासेंटा भी रिलीज करती है हार्मोन, तो मैंने बताया था ना ऑक्सीटोसिन वगैरह वो रिलीज करता है। तो अब ना कुछ डिटेल में पढ़ना नहीं है। चलो मिलते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो अगली क्लास तक टेक्स्ट स्टूडेंट टेस्ट निकाल लेना।